भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ होता है 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। उस दिन से यह माना जाता है कि भारत में संगठित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। तो स्वतंत्रता के लिए संगठित आंदोलन शुरू होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद से। अब देखो, इससे पहले मैं चाह रहा हूँ, जो कल मैंने सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ाया है उसमें जितनी भी संस्थाएं बनी हैं उनकी एक छोटी सी टेबल और 5 मिनट पे अपन बना लेते हैं, वो काफ़ी सहयोगी रहेगी आपके। तो फटाफट उसको लिख लो आप, पॉइंट बना लेना। ये उस चैप्टर का है ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। संस्था, संस्थापक, सन और स्थान, यदि कोई स्थान है तो वहाँ पे जल्दी जल्दी लिखना। इसमें सबसे पहली संस्था बनी आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। ये बनी थी 1815 और स्थान था बंगाल। और ये राजा राम राय की पहली संस्था थी। इसके बाद में उन्होंने बनाई थी हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज किसने बनवाया? राजा राम मोहन राय ने। ये बनवाया 1817 में और ये कहाँ पे था? कलकत्ता में। उसके बाद में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। ब्रह्मा समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा और 20 अगस्त 1828। और इसकी भी स्थापना बंगाल में की, कलकत्ता के अंतर्गत। उसके बाद में अपन देखते हैं तत्वबोधिनी सभा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है, इसमें कभी कभी सन भी पूछ लेते हैं, किसने स्थापना की और कब की। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। देवेंद्र नाथ टैगोर। कब की थी? 1839। ये भी बंगाल में स्थापना की। देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किया था। फिर बाद में इन्होंने नेतृत्व दे दिया केशव चंद्र सेन को। तत्वबोधिनी सभा के बाद में देखो, पारसी समाज की एक संस्था थी रहनुमाई मजद यासन ए सभा। रहनुमाई मजद यासन ए सभा। इसमें 3-4 व्यक्ति थे। दादा भाई नौरोजी, एक थे फरदौन जी, एक थे बहराम जी मालाबारी, और एक और व्यक्ति थे SS बंगाली, पर ये रहने दो। और इस संस्था की स्थापना हुई थी 1851 और ये बनी थी बम्बई में। ये संस्था बनी थी बम्बई में 1851। दादा भाई नौरोजी, फरदौन जी और बहराम जी मालाबारी। बहराम जी मालाबारी। रहनुमाई मजद यासन ए सभा। और इस सभा का एक समाचार पत्र था, उसका नाम क्या था? राप्त गोपतार। इसके बाद में अपन देखते हैं देव सभा बनी, देव समाज। इसकी स्थापना की, सॉरी, राधा स्वामी सत्संग लिखो, उसको भी छोड़ दो, मुख्य रूप से ले लेते हैं अपन। भारतीय ब्रह्मा समाज। भारतीय ब्रह्मा समाज। भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन। जब पहली बार विभाजन होता है ब्रह्मा समाज का, तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में बनता है भारतीय ब्रह्मा
समाज, और ये विभाजन हुआ था 1867 में। स्थान लिखने की कोई ज़रूरत नहीं इसमें। फिर दूसरा उसी समय एक गुट बना था आदि ब्रह्मा समाज, आदि ब्रह्मा समाज। और आदि ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किसके अंडर में रह गया? देवेंद्रनाथ टैगोर के, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये विभाजन दोनों साथ ही हुए थे, तो 1867 में ही यह रह गया। उसके बाद में अपन देखते हैं सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? महात्मा ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। ये मूल रूप से माली जो जाति होती है उनके थे, और फूले इनको इसलिए कहा गया, जो पेशवा लोग थे, मराठा पेशवा थे, उनको ये मालाओं के लिए फूल अर्पित करते थे, तो इस कारण इनको क्या कहा गया? फूले। एक बार ये ब्राह्मणों की जो शादी थी उसमें चले गए थे, तो उस शादी में इनको पकड़ के बाहर निकाल दिया गया कि आप नीचे की जातियों के हो। इस कारण सबसे पहले यदि किसी ने निम्न जाति सुधार आंदोलन भारत में स्टार्ट किए उस समय में, तो वो थे महात्मा ज्योतिबा फुले, और उनकी पत्नी भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले। तो सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने स्थापना की, और इन्होंने स्थापना की 1873 में। एक समाज बना था प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? मुख्य रूप से था आत्माराम पांडुरंग और रानाडे। मुख्य संस्थापक था आत्माराम पांडुरंग, अन्य सहयोगी थे रानाडे, भंडारकर और चंद्रावरकर। ये 3-4 लोग थे, और स्थापना होती है 1867 में, 1867। और इसकी स्थापना होती है महाराष्ट्र बम्बई के अंतर्गत। फिर एक बना था वेद समाज। वेद समाज को क्या कहा गया? दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज। इसकी स्थापना किसने की? धरलू नायडू, धरलू नायडू। और स्थापना की थी इन्होंने 1864 के अंतर्गत, और स्थापना इसकी हुई मद्रास में, मद्रास में। और वेद समाज को क्या कहा गया? दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज। दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज। जो प्रार्थना समाज और वेद समाज थे, इन दोनों की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई थी? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के जो प्रयास थे उनसे इनकी स्थापना हुई थी, प्रार्थना समाज की और वेद समाज की। यहाँ तक हो गया। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है 1873 में। उसके बाद में अपन लेते हैं आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती ने स्थापना की 1875 में। कहाँ पे की स्थापना? आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे हुई? बम्बई के अंतर्गत। एक संस्था बनी 1875 में, एंग्लो ओरिएंटल मोमडन कॉलेज, एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मडन कॉलेज। और इस कॉलेज की स्थापना किसने की थी? यहीं पे लिख देता हूँ मैं इसके नीचे, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। इसने भी स्थापना की 1875 में। और स्थापना कहाँ पे होती है? अलीगढ़। वर्तमान जो यूपी है उसके अंतर्गत है अलीगढ़, वहाँ पे इनकी स्थापना हुई थी। फिर कल परसों अपन ने पढ़ा है राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म्स, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म। इसकी स्थापना की थी वीरेशलिंगम पंतलू,
वीरेशलिंगम पंतलु। इसकी स्थापना हुई थी 1878 में और स्थापना हुई थी हैदराबाद में। उसके बाद में अपन लेते हैं दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, गणेश आगरकर। इसकी स्थापना की गणेश आगरकर ने, और गणेश आगरकर ने इसकी स्थापना की थी 1884 में। कहाँ पे हुई थी? पूना में। बाद में इसका नाम हो गया फर्ग्यूसन कॉलेज। उसके बाद में देखो, महात्मा गोविंद रानाडे का एक संघ था, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। उस इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ये जो संगठन बनाया था, ये बनाया था महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे, और ये बना था 1887 में। एक अहमदिया आंदोलन अपन ने पढ़ा है, अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद, इसको शुरू किया था मिर्जा गुलाम अहमद, और ये शुरू हुआ था 1889। कादिया जो बंगाल के अंतर्गत है, वहाँ से ये शुरू होता है। उसके बाद में अपन देखते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। और ये RS 2013 में प्रश्न पूछा था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होती है? सन पूछी थी उसमें 1897। और कहाँ पे स्थापना होती है? बेलूर में, बेलूर के अंतर्गत विवेकानंद ने। एक भूल गए अपन, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना होती है। पहली बार न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना होती है 1875 में, लेकिन इंडिया के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है 1882 में। और इसके संस्थापक थे अल्काट मैडम ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की। ये USA का था और मैडम थी रशियन थी। और स्थापना होती है इसकी 1882 में, और स्थान था अडियार, और अडियार पड़ता है मद्रास के पास। फिर 1907 में इसके अध्यक्ष बन गई एनी बेसेंट। एक संस्था बनी 1905 में, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये था गोपाल कृष्ण गोखले का, गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने स्थापना की थी 1905, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। और अंतिम ले लो, बहिष्कृत हितकारिणी भारत सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना हुई किसने की? भीमराव अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर। स्थापना कब होती है इसकी? 1924। तो ये कुछ संगठन थे जो अपन ने पढ़े थे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में। इसमें आपको पढ़ने में सहूलियत रहेगी। इसके बाद अपन लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ। अब उसमें सबसे पहले अपन लेते हैं प्रारंभ कब से होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन? 28 दिसंबर 1885 को जब कांग्रेस की स्थापना होती है, को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद।
उस समय संगठन का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और वर्तमान में क्या नाम है जो कांग्रेस है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई। ये है इसका जो लीगल नेम है। आई का मतलब है इंदिरा। ये इंदिरा वाली जो कांग्रेस है वो कांग्रेस है। तो प्रारंभ हुआ 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है। अब उससे पहले ये पूछते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण हैं? राष्ट्रवाद के उदय के कारण देखो, सिलेबस जल्दी जल्दी कराने के निर्देश मिले हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं समझा सकते, जो कॉन्सेप्ट की है प्रीलिम्स में एक बार अपने को छोड़ना पड़ेगा, वरना यहाँ पे पूरा आना चाहिए था। राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद की विशेषताएं क्या होती हैं, भारत का राष्ट्रवाद वेस्टर्न से कैसे अलग था, भारत का राष्ट्रवाद किन किन तत्वों से प्रेरित होता है, किन किन चीज़ों ने प्रेरित किया, कैसे किया, ये सब चीज़ें अपन देखेंगे इसके अंतर्गत। लेकिन आप पहले शुरुआत लिखो इसकी, फिर अपन इनको लिखवाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है। ये प्रश्न इंटरव्यू में पूछते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन संगठित रूप से यदि देखा जाए तो आपकी नज़र में कब से प्रतीत होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद से प्रतीत होता है, 28 दिसंबर 1885 को। अब उससे पहले ये पूछते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद क्यों उदय हुआ? देखो, राष्ट्रवाद की या राष्ट्रीयता की शताब्दी किसको कहते हैं? कौन सी शताब्दी को कहते हैं? 19वीं शताब्दी को। तो ये भी लिख लो, कई बार पूछते हैं। 19वीं शताब्दी को राष्ट्रीयता की शताब्दी कहते हैं। 19वीं शताब्दी को भारत में राष्ट्रीयता की शताब्दी कहते हैं। अब 19वीं शताब्दी में भी क्या था, जो पूर्वार्ध था उसमें ये शुरू होता है, लेकिन संगठित नहीं था, और संगठित शुरू होता है उत्तरार्ध के अंतर्गत। तो भारत के अंतर्गत राष्ट्रवाद यदि देखा जाए 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों से उत्पन्न होता है, और जो उत्तरार्ध के थे वहाँ पे पूर्ण रूप से विकसित देखने को मिलता है 1857 की क्रांति के बाद। और जो धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन होते हैं उनके कारण इस गति को और ज़्यादा गति मिलती है। यदि उदय में यदि अपन कारण देखते हैं तो सबसे पहला कारण है अंग्रेजी शासन का प्रभाव। सबसे बड़ा रीजन क्या है? अंग्रेजी शासन का प्रभाव। अंग्रेजी साम्राज्य का प्रभाव, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रभाव। अब देखो, अंग्रेजी साम्राज्य का भारत पे चूंकि शासन कर रहे थे, इसलिए भारत पे विस्तृत प्रभाव होता है। इनको अपन दो भागों में बांट लेते हैं। एक प्रभाव है सकारात्मक प्रभाव, जिसके कारण राष्ट्रवाद जगा, और दूसरे कारण है नकारात्मक। तो सकारात्मक प्रभाव और दूसरे हैं नकारात्मक प्रभाव। मुख्य परीक्षा के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं कौन सा कारण निम्नलिखित में से नहीं है। अब देखते हैं अपन सकारात्मक यदि प्रभाव देखते हैं तो सबसे पहले यदि अपन प्रभाव देखें तो सबसे बड़ा प्रभाव था उस समय पूरे भारत का राजनीतिक एकीकरण करना। क्योंकि यदि अपन देखें अंग्रेज़ों के आने से पूर्व भारत छोटे छोटे राज्यों के अधीन, राजाओं के अधीन बटा हुआ था। सबकी अपनी अपनी पहचान थी, अपने अपने राज्य थे। किसी को ऐसा पता नहीं था कि अंग्रेज विदेशी हैं और ये विदेशी अपने ऊपर शासन करने आए हैं। वो तो अंग्रेज़ों को भी दूसरे राजा की तरह मानते थे कि जैसे दूसरा राजा है वैसे ही अपने लिए अंग्रेज हैं। इसलिए ये आपस में संगठित नहीं हो रहे थे। यदि अंग्रेज एक राजा को हराते तो दूसरे राजा खुश हो रहे थे कि बढ़िया हुआ, वो कमज़ोर हो गया, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे थे कि ये एक दिन मेरे को भी खपा जाएंगे। यदि उनमें ये भावना होती राष्ट्रीयता की, प्रारंभ में हो जाती, तो वो सब संगठित होकर लड़ते। लेकिन भारतीय जनता में और भारतीय जो शासक थे उस समय राष्ट्रीयता उनमें
पनपी नहीं थी, तो उनको देसी और विदेशी लोगों में अंतर ही नहीं था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए, धीरे धीरे पूरे भारत का राजनीतिक एकीकरण किया। एकीकरण करने के बाद सब लोगों को ये एहसास हुआ कि हम सारे के सारे राजा एक ही देश के हिस्से हैं, हम स्वदेशी हैं और हम सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, अंग्रेज़ों को भारत से भगाना। तो धीरे धीरे इससे भारत के अंतर्गत जब राजनीतिक एकरूपता हुई तो भारत में राष्ट्रीयता पनपी। तो इसमें पहला रीजन है भारत का राजनीतिक एकीकरण। भारत का राजनीतिक एकीकरण। मुझे तो ऐसा लगता है यदि अंग्रेज नहीं आते ना तो इतना बड़ा राजनीतिक एकीकरण नहीं हो सकता था अपना। दूसरा था जब राजनीतिक एकीकरण हुआ तो पूरे क्षेत्र के अंतर्गत इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। धीरे धीरे प्रशासन हुआ, पूरे देश का एक प्रशासन हुआ। जब पूरे देश में प्रशासन एक हुआ तो एक जैसे कानून हो गए, एक जैसे नियम हो गए, एक जैसी संस्थाएं हुई। तो पूरे देश में जब एक साथ सब लोग जुड़ने लग गए तो एक क्षेत्र के लोग दूसरी जगह पे जाके नौकरी करते थे, दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन से आते थे, तो इससे आपस में मिलने लगे, सभी के विचारों का आपस में एक दूसरे से संप्रेषण होने लग गया। तो दूसरा कारण था भारत का प्रशासनिक एकरूपता। भारत में प्रशासनिक एकरूपता। प्रशासनिक एकरूपता। भारत में प्रशासनिक एकरूपता। तीसरा कारण था जो अंग्रेजी शिक्षा थी। अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा के कारण लोगों के अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ। जो अपनी छोटी छोटी मानसिकताओं से ग्रसित थे उन चीज़ों से दूर हो गए और पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करने के बाद इनके अंतर्गत भी राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे गुण विकसित हुए। इसलिए जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो आज़ादी दिलाने के लिए प्रयास करने लग गया। तो सकारात्मक प्रभाव में भारत का राजनीतिक एकीकरण हो गया, भारत का प्रशासनिक एकरूपता हो गई और अंग्रेजी शिक्षा हो गई। चौथा इसमें आपको लिखना है यातायात तथा संचार के साधनों का विकास। यातायात तथा संचार के साधनों का विकास। इनका काफी योगदान होता है, वर्तमान में भी है और उस समय भी है। आज यदि आपको पूछना है कहीं पे भी पूरे भारत में बैठे बैठे कुछ भी खबर तो आप पूछ सकते हो। जबकि पहले क्या थे, आवागमन के साधन थे नहीं, तो एक क्षेत्र के लोगों का दूसरे क्षेत्र से संपर्क नहीं होता था और ऐसा मानते थे कि दूसरे क्षेत्र के लोग अलग देश के निवासी हैं, अपना उनसे कोई लेना देना नहीं है। धीरे धीरे आपस में संपर्क में आया तो सबको ये लगा कि अपने केवल क्षेत्र अलग हैं, बाकी सब कुछ अपना एक जैसा है। खान पान, रहन सहन जो है वो सब चीज़ों का अपन एक जैसा है। ऐसे ही हुआ समाचार पत्र पत्रिकाओं का विकास। समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं का विकास। इन्होंने भी राष्ट्रवाद विकसित करने में काफ़ी योगदान दिया। जब अपन ने समाचार पत्रों का योगदान पढ़ा था उस समय भी देखा था कि भारत में राष्ट्रीयता का विकास करने का श्रेय समाचार पत्रों को जाता है। अब दूसरे अपन देखते हैं नकारात्मक प्रभाव, कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके कारण राष्ट्रवाद स्वतः ही पनप गया। अंग्रेज विकसित नहीं करना चाहते थे, अंग्रेजों की पॉलिसी के कारण जनता अंग्रेजों के खिलाफ हुई, इसलिए विकसित हुई। उनमें यदि अपन देखें तो सबसे पहले अपन देखते हैं भारत का आर्थिक शोषण। भारत का आर्थिक शोषण। अब भारत का जैसे ही आर्थिक शोषण हुआ तो इसके कारण जो किसान वर्ग था वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गया, व्यापारी वर्ग खिलाफ हो गया, जमींदार वर्ग खिलाफ हो गए। इनके जिन जमींदारों की जमींदारी चलेगी वो भी खिलाफ हो गए। भारत का आर्थिक शोषण हो गया। इसके बाद में लिखो लीटन की प्रतिक्रियावादी नीति। लीटन की प्रतिक्रियावादी नीति। लीटन की प्रतिक्रियावादी नीति। अब लीटन की प्रतिक्रियावादी नीति दो तीन लिख लो यहाँ शॉर्ट में। एक तो लिख लो शस्त्र अधिनियम 1878, शस्त्र अधिनियम 1878, शस्त्र अधिनियम 1878।
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, 78 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। और केसर ए हिंद की उपाधि देना, महारानी को केसर ए हिंद की उपाधि देना। और चौथा, सिविल सेवा में आयु कम करना। उस समय अंतिम उम्र होती थी 19 वर्ष। यदि आपकी 19 वर्ष से ज़्यादा हो गई तो आप सिविल सेवा का एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे। और वर्तमान में है न्यूनतम 21, और उस समय अधिकतम कभी भी 23 से ऊपर नहीं गई। पूरे जो भी काल है उस काल में हाईएस्ट 23 उम्र गई थी एक बार, इसके अलावा कभी भी उम्र ज़्यादा नहीं रखी गई। उसके बाद में लिखो अंग्रेज़ों का साम्राज्यवादी स्वरूप। अंग्रेज़ों का साम्राज्यवादी स्वरूप। धीरे धीरे जनता समझ गई, नेताओं ने, समाचार पत्रों ने उनके वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर दिया कि साम्राज्य फैलाने आए हैं। तो अंग्रेज़ों का साम्राज्यवादी स्वरूप। उसके बाद में लिखो ईसाई मिशनरीज द्वारा धर्म का प्रचार। ईसाई मिशनरीज द्वारा धर्म का प्रचार। ईसाई मिशनरीज द्वारा धर्म का प्रसार। और एक लिख लो नस्लीय श्रेष्ठता। वो हमेशा स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे और भारत को किस कैटेगरी में रखते थे? पशुओं की श्रेणी में रखते थे कि कुत्ते और भारतीय एक ही नस्ल होते हैं, ये अलग नहीं होते, इनकी एक ही कैटेगरी है। तो ये कारण थे। राष्ट्रवाद का पहला कारण था अंग्रेजी साम्राज्य का प्रभाव। यदि अंग्रेजी साम्राज्य के प्रभाव में अपन देखें, चूंकि अंग्रेज आए तो उनके साथ कुछ सकारात्मक चीज़ें आई और कुछ नकारात्मक प्रभाव उनके शासन का पड़ा। यदि सकारात्मक में अपन देखते हैं तो राजनीतिक एकीकरण हुआ, प्रशासनिक एकीकरण हुआ, अंग्रेजी शिक्षा आई, यातायात और संचार के साधन आए और समाचार पत्र पत्रिकाओं का विकास हुआ। नकारात्मक में यदि अपन देखें तो पहला रीजन है भारत का आर्थिक शोषण, उसके सेकंड रीजन है लीटन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, और अंग्रेजों का साम्राज्यवादी स्वरूप, ईसाई मिशनरीज का योगदान, नस्लीय श्रेष्ठता। तो पहला रीजन हुआ। दूसरा अब लिखो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके कारण समाज के अंदर जो जड़ता थी, जो कुरीतियाँ थी, जो अंधविश्वास थे, धार्मिक रूप से जकड़े हुए थे, उनमें कमी आई और धीरे धीरे चेतना आने से लोग अपने देश के प्रति भावना रखने लग गए। तीसरा लिखो 1857 की क्रांति का योगदान। 1857 की क्रांति से ये प्रेरणा मिली कि यदि अपन संगठित होकर प्रयास करें तो इनको भगाया जा सकता है। इसे एहसास हुआ कि भारत में जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का यदि वास्तव में कोई देन है तो वो कौन है? अंग्रेज हैं। तो 1857 की क्रांति का योगदान। उसके बाद में लिखो इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद से जो उच्च वर्ग था, एलाइट वर्ग था भारत के अंतर्गत, उस एलिट वर्ग में ये भावना भर गई कि अंग्रेज वास्तव में उच्च पदों पर भारतीयों को नहीं बैठना देना चाहते। इसलिए इल्बर्ट बिल विवाद के बाद में इनकी चेतना जगी। और अंतिम यदि अपन देखते हैं तो वैश्विक घटनाओं के कारण, वैश्विक घटनाओं का प्रभाव, विश्व में जो घटनाएं हो रही थी उससे जो भारत के अंतर्गत लीडरशिप थी वो बड़ी प्रभावित हुई। वैश्विक घटनाओं का प्रभाव, और उस समय दो घटनाओं ने बड़े स्तर पे प्रभावित किया। जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था। जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ और ये प्रेरणा मिली कि जब वो छोटे छोटे देश यदि मिलकर एक बड़ा देश बना सकते हैं, खुद को स्वतंत्र कर सकते हैं, तो अपन भी कर सकते हैं। जर्मनी और इटली का एकीकरण।
1870 और 1871 में इनका एकीकरण होता है। जर्मनी उस समय लगभग 40-50 छोटे छोटे जो राज्य थे उनमें बटा हुआ था, नेपोलियन ने इनको बांट दिया था। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ये 1871 के अंतर्गत आज़ाद होता है, लगभग 1890 तक आते आते ये दुनिया के जो सबसे बड़े विकसित देश है उनके अंतर्गत शामिल हो गया था, मात्र 20 वर्ष के अंदर। और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार यदि कोई था तो जर्मनी था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो उसका कोई यदि कारण था तो वो भी जर्मनी था। यहाँ पे उग्र राष्ट्रवाद आ गया था। राष्ट्रवाद जरूरी है लेकिन उग्र आ गया तो देश का पतन भी हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रवाद से क्रांति भी स्टार्ट हो सकती है और क्रांति के लिए सबसे बड़ी जरूरी होती है अच्छी लीडरशिप। ना क्रांति यदि गलत दिशा में चली गई तो देश का पतन होता है। जैसे फ्रांस के अंतर्गत क्रांति गलत दिशा में चली गई थी। 1789 के अंतर्गत जो क्रांति हुई थी विश्व इतिहास में बड़ा महत्व है, क्योंकि उन्होंने 3 आदर्श दिए थे वर्तमान विश्व के अंतर्गत, जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन तीनों में बड़ा अभिन्न संबंध है। एक दूसरे के बिना कोई सा भी अलग नहीं रह सकता। स्वतंत्र अस्तित्व किसी का भी संभव नहीं है। यदि आप किसी को स्वतंत्र कर दोगे तो ये संभव ही नहीं है कि समानता स्थापित हो जाएगी, क्योंकि जो ज़्यादा सक्षम है, जिसके पास ज़्यादा अधिकार है, वो ज़्यादा कमाएगा, ज़्यादा विकास करेगा। तो इससे क्या होगी, असमानता हो जाएगी। यदि आप समानता स्थापित करने पर बल दोगे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होती है। यदि स्वतंत्रता और समानता नहीं रहेंगी तो बंधुत्व भी नहीं होगा। तो तीनों चीज आपस में जुड़ी हुई हैं, तीनों साथ साथ इनका वजूद होना चाहिए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भारतीय संविधान में कहां से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए। हाँ, तो ये भारत के अंतर्गत राष्ट्रवाद के उदय के कारण थे। मुख्य रूप से 5 कारण हैं। कई बुक्स के अंतर्गत इनको सबको अलग अलग दे देते हैं, लेकिन एक जगह इनको पढ़ना ज़्यादा उचित रहता है। उसके बाद में यदि अपन देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 1885 से जो शुरू होता है उसको अपन 3 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। पहला हिस्सा होता है 1885 से 1905। पहले एक बार ये लिखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है 1885 से 1905। ये काल था नरमपंथियों का या उदारवादियों का। नरमपंथी या उदारवादियों का, उदारवादियों का, उदारवादियों का युग है। सेकंड जो टर्म है वो होता है 1905 से लेके 1919, और ये था उग्रवादियों का, या उनको अपन कहते हैं गरमपंथी या अतिवादी। अतिवादियों का युग। और तीसरा जो अपना समय है 1919 के बाद से लेके 1947 तक का, इसको अपन कहते हैं गांधी युग। गांधी युग। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अपन 3 मुख्य रूप से बांटते हैं, 3 हिस्सों में। 1885 से 1905 को अपन कहते हैं उदारवादियों का युग, और 1905 से 1919 तक उग्रवादियों का युग, और 1919 से 1947 तक गांधी युग। अब प्रश्न ये भी कई बार आपको पूछ लेते हैं, भारत में आप राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का उदय कब से मानते हैं? कब से हुआ? 1885 से, और उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। अब एक अपन देखते हैं कि जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो उससे पूर्व भी भारत में यदि कोई राजनीतिक संगठन थे क्या, या नहीं थे, या अचानक ही सीधा अखिल भारतीय संगठन बन गया? क्या संभव है क्या कि पूरे भारत में एक साथ एक संघ बन जाएगा? ऐसी चेतना नहीं हो सकती। यदि इतनी चेतना होती तो स्वतंत्रता ही मिल जाती। तो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व अनेक संगठन बनते हैं, और उन संगठनों का विकसित स्वरूप क्या आया?
कांग्रेस। तो वो संगठन कौन से थे, उनमें कई बार प्रश्न पूछते हैं। तो लिखो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व संगठन, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व संगठन। अब कांग्रेस की स्थापना से पूर्व यदि कोई भारत के अंतर्गत संगठन बना, पूरे भारत का पहला जो संगठन जिसको राजनीतिक संस्था कहा गया वह संस्था थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में बनती है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत बनती है और उसका मुख्य उद्देश्य था जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो जमींदार लोग थे उन जमींदारों के हितों की रक्षा करना। और उसकी स्थापना की थी द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव और प्रसन्न कुमार ठाकुर। तो भारत की पहली राजनीतिक संस्था किसको माना गया, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी ये बनती है 1838 में और ये बनी कलकत्ता में 1838 में और इसकी स्थापना होती है कलकत्ता के अंतर्गत। इसमें लिखो कुछ पॉइंट आप लिखो। यह भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी, यह भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। यह भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा हुआ है, भारत की पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838। इसके संस्थापक अपन यदि देखें तो जो ब्रह्मा समाज के कुछ लीडर थे शुरुआत में उन्होंने स्थापना की, जैसे द्वारकानाथ टैगोर और इनके बेटे थे देवेंद्र नाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार ठाकुर और तीसरे प्रसन्न कुमार ठाकुर, ये मुख्य रूप से थे। उद्देश्य क्या था इस संस्था का, तो इस संस्था का उद्देश्य लिखो, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों की हितों की रक्षा करना। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों की हितों की सुरक्षा करना। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों के हितों की सुरक्षा करना। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो जमींदार हैं उनके हितों की सुरक्षा करना। इसके बाद दूसरी संस्था बनती है बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, और इस संस्था की स्थापना होती है 1843 में। इसकी भी स्थापना होती है कलकत्ता में। अब इसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर और उनके साथ अनेक अंग्रेज जुड़ गए थे, इसलिए द्वारकानाथ टैगोर प्लस अनेक अंग्रेज। इस संस्था में अनेक अंग्रेज लोग जुड़े हुए थे और इस संस्था का जो पहला अध्यक्ष बना वो भी अंग्रेज बना। पहला अध्यक्ष बना जॉर्ज थॉमसन। तो दूसरी संस्था कौन सी बनी, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। स्थापना होती है 1843 में, कलकत्ता में स्थापना होती है। संस्थापक यदि अपन देखें तो द्वारकानाथ टैगोर और अनेक अंग्रेज उनके साथ थे। पहला अध्यक्ष बनाया गया जॉर्ज थॉमसन को। उसके बाद में क्या किया, जो ये संस्था थी लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, इन दोनों को जोड़ दिया गया और एक नई संस्था बनाई गई ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसमें लिखो, यह संस्था लैंड होल्डर्स सोसाइटी, यह संस्था लैंड होल्डर्स सोसाइटी
यह संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी तथा बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन को मिलाकर बनाई गई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी तथा बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन को मिलाकर बनाई गई थी। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, जो शुरुआत की जो दोनों संस्थाएं थी उन दोनों को मिलाकर यह संस्था बना दी गई। अब इसके संस्थापक कौन कौन थे? इनके जो संस्थापक थे उनमें द्वारका नाथ टैगोर की जगह उनके बेटे आ जाते हैं हम, देवेंद्र नाथ टैगोर। एक धर्म सभा संस्था थी, उसके नेता थे राधाकांत देव। एक थे राजेंद्र लाल मित्र। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 ये कलकत्ता में बनती है। उसके बाद में देखो संस्था बनती है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इनमें कुछ ज़्यादा समझाने की गुंजाइश है क्या? मद्रास नेटिव एसोसिएशन ये बना 1852 और कहाँ पे बना? मद्रास में। इसके संस्थापक थे गुजुलू सेठी। ये संस्था क्या करती है? 1857 की आलोचना की संस्था ने कि 1857 की क्रांति आपको करनी ही नहीं चाहिए थी। उसके बाद में ये संस्था वहीं लुप्त हो जाती है। अब इसके बाद में लिखो मद्रास नेटिव एसोसिएशन के बाद में बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन इसकी स्थापना की दादा भाई। स्थापना पहले इनकी लिखो, स्थापना कब होती है बॉम्बे एसोसिएशन की? स्थापना होती है 1852 में और संस्थापक थे इसके दादा भाई नौरोजी। इसके बाद में संस्था बनती है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। नाम क्या है? ईस्ट इंडिया। अब देखो इसकी स्थापना होती है 1866 में। 1866 में कहाँ पर होती है? लंदन में। तभी इसका नाम ईस्ट इंडिया रखा है और संस्थापक थे इसके दादा भाई नौरोजी। उस समय सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स ये जानते थे, दादा भाई नौरोजी। अब ये संस्था बनाई क्यों थी? ये संस्था इन्होंने वहाँ पे इसलिए बनाई थी ताकि ब्रिटेन में जो जनता रह रही है, ब्रिटेन के अंतर्गत जो इनका राजनीतिक नेतृत्व रहता है, उनको भारत की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिए इन्होंने वहाँ पे ये सोसाइटी बनाई थी। तो इसमें लिखो भारत के बारे में ब्रिटेन की जनता तथा सरकार को अवगत कराने के लिए। भारत के बारे में ब्रिटेन की सरकार तथा जनता को अवगत कराने के लिए। उसके बाद में देखो पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना पहले भी आपको पढ़ाया है, कब हुई? 1870 में। 1870 में। इसके संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे
और इनका एक और सहयोगी था गणेश वासुदेव जोशी। गणेश वासुदेव जोशी। पूना सार्वजनिक सभा। उसके बाद में देखो इंडिया लीग, ये प्रश्न पूछते हैं इंडिया लीग की स्थापना कब हुई। इंडिया लीग की स्थापना होती है 1875 में। संस्थापक इसके थे शिशिर कुमार घोष और स्थापना हुई इसकी कलकत्ता में। संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। और शिशिर कुमार घोष का एक समाचार पत्र था, काफ़ी चर्चित समाचार पत्र है, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत बंद होने वाला अखबार यही था। एक अखबार ऐसा भी था जो रातों रात देसी भाषा से इंग्लिश में परिवर्तित हो गया था। कौन सा अखबार था ऐसा? सोम प्रकाश। किसका था सोम प्रकाश? ईश्वरचंद विद्यासागर। इसका मतलब पढ़ते नहीं हो। तो पीछे का जो रिवाइज करते हैं वही होता है, आज वाला तो सभी पढ़ते हैं भाई, पीछे का भी साथ साथ रिवाइज होना चाहिए। उसके लिए अलग समय नहीं होता कि भाई एग्जाम दे के उसके बाद पढ़ लेंगे। इसके बाद में संस्था बनती है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन। अभी तक जितने भी संगठन बनते हैं उन संगठनों में सबसे बड़ा संगठन बना इंडियन एसोसिएशन और इसकी स्थापना हुई 1876 में। स्थापना होती है 1876 में और संस्थापक थे इसके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यदि सिविल सेवा में सुधार के लिए भारत में यदि सबसे ज़्यादा आंदोलन किसी ने चलाया तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये आईएएस में उस समय आईसीएस होती थी, उसमें सेलेक्ट हो गए थे। उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और अरविंद घोष और एक व्यक्ति और थे। उस समय तीनों एक साथ सेलेक्ट हुए थे। 1871 या 72 के आसपास है। तो एक साथ उस समय तीन लोग ये सेलेक्ट हुए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इनके सहयोगी थे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1876 में। इसके संस्थापक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। उसके बाद लिखो मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना होती है 1884 में। 1884 में। तीन लोग इसके मुख्य संस्थापक थे। वी राघवाचारी, आनंद चार्लू और सुब्रमण्यम अय्यर। ये तीन मुख्य रूप से इसके संस्थापक थे। फिर बाद में एक बनती है बॉम्बे एसोसिएशन। एक और बॉम्बे एसोसिएशन बनती है। बॉम्बे एसोसिएशन। इसकी स्थापना होती है 1885 में। 1885 में। 1885 के अंतर्गत। में। और इसके संस्थापक थे, तीन मुख्य लीडर थे, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता
बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, और केटी तेलंग, केटी तेलंग, केटी तेलंग। केटी तेलंग। तो ये संगठन बने थे। फिर अंतिम लिख लो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अट्ठाईस दिसंबर 1885। संस्थापक का किसी को पता नहीं है कौन है, कब स्थापना इन्होंने की, कैसे की, ये किसी को पता नहीं है। उसके प्रयास थे। यहाँ पे एक शब्द और लिख लो, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बनी। अब इसमें अपन देखते हैं कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब देखो, उस समय यदि सबसे पहला यदि किसी ने प्रयास किया और सबसे ज़्यादा प्रयास किया तो वह व्यक्ति था एलन एक्टोवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम। ये एक क्या था, स्कॉटलैंड का निवासी था, इंडियन सिविल सर्विस का व्यक्ति था। अब जब उसने क्या देखा, भारत के अंतर्गत देखा कि भारत के अंतर्गत यदि स्वतंत्रता के लिए ज़रूरत है तो एक संगठन बनाना होगा। लाला लाजपत राय ने लिखा है कि वह वास्तव में स्वतंत्रता का बड़ा पुजारी था। भारत की दुर्दशा और निर्धनता को देखकर वह वास्तव में बड़ा दुखी होता था। जबकि कुछ व्यक्ति आरोप लगाते हैं कि उसने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए यह संस्था नहीं बनाई, बल्कि उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन, तो डफरिन क्या चाह रहा था कि यदि जनता में कोई असंतोष हो तो उस असंतोष को प्रकट करने के लिए एक संस्था होनी चाहिए, और वह संस्था पूरे भारत के असंतोष को बता दे, तो अपने को यदि कोई विद्रोह होता है तो उससे पहले ही अपने को सूचना मिल जाएगी। तो एक ऐसी संस्था बनाओ जिस संस्था भारत के जो सभी लोग हैं उनके असंतोष को प्रकट कर दे, तो उस असंतोष को जानने का अपने को एक साधन मिलना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस बनाई। जैसे लाला लाजपत राय ने कहा है कि एक जो सेफ्टी वाल होता है, जैसे सेफ्टी वाल क्या होता है, प्रेशर को कम करके जो भी संकट होता है उसे बचा देता है, उसी प्रकार कांग्रेस को भी एक सेफ्टी वाल के रूप में स्थापित की गई, ताकि भारतीय जनता का जो असंतोष है उस असंतोष के ज्वार को उस संस्था के माध्यम से बाहर निकाला जा सके। इसलिए कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की एक उपज की संस्था थी। जबकि उसी समय एनी बेसेंट कहती है कि वास्तव में जो राष्ट्रीय कांग्रेस है वो A.O. ह्यूम और 17 भारतीयों ने मिलकर बनाई थी आज़ाद करवाने के लिए। गोपाल कृष्ण गोखले भी कहते हैं कि तड़ित चालक के रूप में इसकी स्थापना की गई कि यदि कोई संघर्ष होता है तो उस संघर्ष को पहले ही पहचान लिया जाए, इसलिए की गई थी। जबकि एक इतिहासकार हुआ है अनिल सील, उसने कहा है कि एक निश्चित षड्यंत्र के तहत इसको अंजाम दिया गया, उसके तहत इस संस्था को बनाया गया। क्योंकि अचानक से जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी तो ये विचार आया कि वास्तव में अचानक से कैसे बनी, इसके लिए पहले कोई सम्मेलन ही नहीं हुए थे, उन सम्मेलनों में ऐसी कोई योजना नहीं बनी, और कुछ ही समय में ये संस्था कैसे रूप कर गई। तो अभी तक इसके स्वरूप को लेकर किसने स्थापना की, क्योंकि ऐसा अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। फिर भी धीरे धीरे इतिहासकार ये मान रहे हैं कि जो प्रादेशिक छोटी छोटी संस्थाएं थी उनसे जागृति आई, और इनसे जागृति आकर जब लोग आपस में मिले तो इससे लोगों में एक विचार आया कि हमारे को एक अखिल भारतीय संगठन बनाया जाना चाहिए, ताकि अपन अपनी मांग अंग्रेजों के सामने रख सके। अब शुरुआत में क्या थे, ऐसे विचार जो एलिट वर्ग के लोग थे उन्हीं में थे, जैसे जमींदार थे, व्यापारी लोग थे, उनके अंतर्गत थे। तो शुरुआत में यदि कांग्रेस पे प्रभुत्व रहा तो जो लोग उद्योगपति थे उनका प्रभाव रहा, उन्हीं की मांगे पेश की गई। जैसा पहला अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव पारित होते हैं और उनमें एक भी प्रस्ताव मजदूरों के लिए नहीं था, किसानों के लिए
एक भी प्रस्ताव नहीं था। ज़्यादातर सिविल सेवा के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए प्रस्ताव थे। तो धीरे धीरे फिर बाद में कांग्रेस पे ये आरोप लगते हैं कि कांग्रेस केवल अल्प वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है और वह वर्ग भी एलिट वर्ग का वर्ग है। और लगभग 1915 के बाद में फिर दलित महिलाओं के मुद्दे शामिल करते हैं। तो पहला प्रयास शुरू किया था एहो ह्यूम ने। तो इसमें लिखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का पहला प्रयास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का पहला प्रयास ए ओ ह्यूम द्वारा किया गया। पहला प्रयास ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया। जो इंडियन सिविल सर्वेंट थे, जो इंडियन सिविल सर्वेंट थे, जो इंडियन सिविल सर्वेंट थे। अब देखो कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है। कांग्रेस क्या है, उत्तरी अमेरिका के संविधान से लिया गया है और वहाँ कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है ए ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का समूह। तो लिखो, कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह।